हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा। सॉरी फॉर बीइंग लेट। आज थोड़ा सा लेट हो गई, बहुत सारी समस्याएं हो गई। एक इंटरनेट की समस्या और फोन ना मेरा जो है वो जो है चार्जिंग पे मैं लगाना भूल गई, तो फोन डिस्चार्ज हो गया मेरा। और कैमरा मेरा ऑलरेडी डिस्चार्ज पड़ा था, तो इसीलिए ना मैं लेट जो है वो बना पा रही हूँ वीडियो। तो सॉरी फॉर दैट। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो मैंने आपके एमसीक्यूज जो है वो स्टार्ट करे हैं, उन्हीं को जो है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमने कल 17 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करे थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के। आज आप लोगों को वही जो मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है कि भाई आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, उसके साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी जो है वो दे रही हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है द वर्क्स ऑफ याट एंड सरे वर पब्लिश्ड इन टोटेल्स मिसलेनी। कि भाई याट एंड सरे के जो वर्क्स थे वो पब्लिश हुए थे टोटेल्स मिसलेनी में कब। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, पहले एक चीज ये देख लीजिए। देखिए, याट एंड सरे का कंट्रीब्यूशन जान लेते हैं कि देखिए, याट लेकर आए थे सोनेट। सोनेट इटली से। इटली से सोनेट को कौन लेकर आया था? याट, सर टॉमस याट। उसमें पेट्रियार्क जो था, जो इटालियन राइटर था, जो अपनी बिलवेड लॉरा के लिए सोनेट्स लिखा करता था, तो वहां से प्रभावित होकर सोनेट फॉर्म को इंग्लैंड में लाने का श्रेय जो जाता है सर टॉमस याट को जाता है। सोनेट जो कि 14 लाइन की पोएम होती है, पहली 8 लाइंस को ऑक्टेव और नीचे की 6 लाइंस को सेस्टेट कहा जाता है। इसे जो चेंज करा, इसको चेंज जो है आगे जाके इंग्लिश सोनेट जो है वो बनाया गया। तो याट का कंट्रीब्यूशन था पेट्रियार्कन सोनेट को इंग्लैंड में लाना। तो सरे का कंट्रीब्यूशन क्या था? सरे का कंट्रीब्यूशन था ब्लैंक वर्स, जो कि अनराइम्ड जो लिखने का तरीका होता है, अनराइम्ड, जिसमें राइम स्कीम नहीं होती है लेकिन आयम्बिक पेंटामीटर होता है, उसे ब्लैंक वर्ड्स कहा जाता है। तो ब्लैंक वर्ड्स को इंग्लैंड में लाने का श्रेय जाता है सरे को। तो हेनरी हॉवर्ड या अर्ल ऑफ सरे, तो ये जो है इन्होंने, इनके जो वर्क्स थे वो टोटल जो है वो पब्लिशर का नाम था। टोटल मिसलेनी में कब पब्लिश हुए थे? तो ये पब्लिश हुए थे आपके 1557 में। 1557 में, तो मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। अब दूसरा है द फर्स्ट प्ले हाउस कॉल्ड द थिएटर वॉज फाउंडेड इन। अब इसके बारे में कल मैंने आपको ग्लोब थिएटर के बारे में बताया था, आज मैं इसके बारे में बता रही हूँ। जो पहला प्ले हाउस था, यानी कि जो पहला थिएटर था, शोडिथ पे बना था, जिसको जब डिमोलिश किया था उसकी टिम्बर से ही ग्लोब थिएटर को बनाया गया था। उसे थिएटर को कब बनाया गया था? When it was founded। तो ये है आपका 1576, 1576 में। फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी है? देखिए, पहली जो इंग्लिश में जो ट्रेजेडीज है, देखिए जितने भी जो राइटर्स थे इंग्लिश ट्रेजेडी में, वो जो फॉलो करते थे वो सेनेका को फॉलो किया करते थे, और कॉमेडी में प्लेट्यूज एंड टेरेंस को फॉलो करते थे। ये एक शब्द आप बार बार सुनेंगे, क्योंकि शेक्सपियर ने भी अपने कॉमेडी के स्रोतों के लिए प्लेट्यूज एंड टेरेंस और ट्रेजेडी के लिए सेनेका को फॉलो किया है। अब रोमन फिलोसफर, तो जो ये सेनेका था, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, तो जो इंग्लैंड में पहली जो ट्रेजेडी लिखी गई थी वो भी इसी से प्रभावित थी। और पहली इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी है? गॉर्बोडक। गॉर्बोडक और फेरेक्स और पोरेक्स। गॉर्बोडक या इसी का नाम है फेरेक्स एंड पोरेक्स, और इसके जो राइटर्स हैं वो कौन है? सेक्विले एंड नॉर्टन। सेक्विले और नॉर्टन ने इसे जो है वो लिखा है। तो ये जो है आपका गॉर्बोडक, जिसका सबटाइटल है फेरेक्स एंड पोरेक्स, और ये जो है इसको लिखा है सेक्विले एंड नॉर्टन ने। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे अब ये, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, स्पेनिश आर्मडा को कब डिफीट करा गया था? तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। क्वीन एलिजाबेथ जब 1558 में गद्दी पर आई,
तो उस समय इंग्लैंड में बहुत ही ज्यादा जो है वो कैथलिक्स जो है वो भी बहुत ज्यादा जो है वो परेशान थे। और जो है क्वीन एलिजाबेथ एक एब्सोल्यूट रूलर थी। जब क्वीन एलिजाबेथ 1558 में आई तो उसके रेन को एक ग्लोरियस रेन कहा जाता है। और क्वीन एलिजाबेथ से शादी करना चाहता था उसी का जो मैरी, जिसे ब्लडी मैरी भी, उसकी सिस्टर जो उसकी हाफ सिस्टर थी मैरी, उसका हस्बैंड उससे शादी करना चाहता था, बट शी रिफ्यूज टू मैरी हिम। तो इस बात से कहीं ना कहीं उसके दिल को चोट लग गई थी। तो उसने जो है बहुत लंबे समय बाद एक ये रीजन तो बहुत पुराना हो गया, इसके अलावा एक रीजन ये भी था कि क्वीन एलिजाबेथ जो है वो कैथलिसिज्म को जो है वो सप्रेस कर रही थी। और वो जो है उन देशों को सपोर्ट कर रही थी जो फिलिप नहीं चाहता था कि उसे सपोर्ट करे। तो क्वीन एलिजाबेथ को हराने के लिए उसने एक जखीरा भेजा था शिप्स का, क्योंकि उसे पता था कि इंग्लैंड जो है वो समुद्री उस पे बहुत कमजोर है। तो उसने एक जखीरा भेजा था। अब कुछ वक्त की कुछ किस्मत ने साथ दिया, कुछ जो है क्वीन एलिजाबेथ के जो है जो जितने भी जो मदद करने वाले थे, तो इंग्लैंड ने स्पेन के उस जखीरे को हरा दिया। स्पेनिश अर्मडा, अर्मडा मींस जो शिप्स की फ्लीट थी, उसे हरा दिया। इस हार को डिफीट ऑफ स्पेनिश अर्मडा कहा जाता है। एंड दैट हैपेंड इन 1588। द स्पेनिश अर्मडा वाज डिफीटेड इन 1588। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The next one is Chaucer's work, which has the Trojan War in its background. कौन सा वो चौसर का वर्क है जिसके बैकग्राउंड में ट्रोजन वॉर का वर्णन किया गया है? तो पहले मैं क्वेश्चन का आंसर लिख देती हूं और फिर आपको जो है, हालांकि इसकी क्रेसिडा की स्पेलिंग जो है वो अलग है। एक मिनट जो है इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ। क्रेसिडे, तो अब ये ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा जो है ये इसका जो कहना चाहिए कि बैकग्राउंड में ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा के बैकग्राउंड में ट्रोजन वॉर चल रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या है। तो SEYDE है ये क्रेसिडे। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं, ये एक युद्ध था, 10 साल तक चलने वाला युद्ध था। ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा की जो कहानी है वो ट्रोजन वॉर के 7वें साल की कहानी है। एंड मोर ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस चौसर के वर्क को, हालांकि ये एक पोयम है जो चौसर ने अपने इटालियन पीरियड में जो है इसे लिखा था। इस वर्क के बारे में सबसे पहले ये जानिए कि इस वर्क में चौसर का ये साइकोलॉजिकल नॉवल माना जाता है वर्स में। तो जो सीड्स ऑफ नॉवल हैं वो इसमें पाए जाते हैं ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा में। तो चौसर का वर्क जिसमें ट्रोजन वॉर है बैकग्राउंड में। तो मैं एक क्वेश्चन से आपको काफी सारे जो है और समझा रही हूँ। अब इसके बाद मैं आगे एमसीक्यूज और करवा रही हूँ। फिर दोबारा से कह रही हूँ आप लोगों से कि आज बहुत लेट हो गया है, तो प्लीज जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है? बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाऊंगी। The coffee house culture flourished in
इंक। चलिए अब हम लोग ये 5 और क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज द कॉफी हाउस कल्चर फ्लरिश्ड इन। तो मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि कॉफी हाउस कल्चर आखिर था क्या। कॉफी हाउस कल्चर का ये मतलब है कि छोटे छोटे कॉफी हाउसेस जो हैं वो खुल गए थे, फैशनेबल क्लब्स थे जिसमें जो राइटर्स थे वो बैठकर अपना डिस्कशन किया करते थे पॉलिटिक्स के बारे में। दो पार्टीज थी, विग्स एंड टोरीज। विग्स जो है दे वर द मर्चेंट क्लास एंड टोरीज द फॉलोअर्स ऑफ किंग। दोनों में इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स को लेकर जो है वो आपस में इतनी ज्यादा एक दूसरे के अगेंस्ट थे कि विग्स के कॉफी हाउसेस में ही जाते थे, टोरीज के में ही जाते थे। तो आखिर ये कल्चर शुरू कब हुआ था? ये कल्चर शुरू हुआ था 18th सेंचुरी में, नियो क्लासिकल एज में ये कल्चर जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो जिस तरीके का ऑप्शन हो हमें वो देखना है। जैसे मेरे पास जो बुक है उसमें ऑप्शन दिया गया है एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, एज ऑफ बेन जॉनसन, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ या एज ऑफ ड्राइडन। तो मैं इसमें जो है जो ऑप्शन है वो है एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन की एज में 18th सेंचुरी में नियो क्लासिकल एज में कॉफी हाउस कल्चर फ्लरिश हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट यूरोप एट दैट टाइम वाज थ्रिल्ड विद जॉय। वर्ड्सवर्थ यहाँ पर किस चीज को रेफर कर रहा है? तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन का नारा था इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। जो वहां के लोगों को ये लगा था कि मोनार्की को रूट आउट करके हम अपने लिए एक ऐसी गवर्नमेंट लाएंगे जिसमें हमारे को इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी मिलेगी। वर्ड्सवर्थ वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन कि उसने इसमें लिखा कि वो लोग जो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ड्सवर्थ वॉकिंग टूर पे गया था और जिसका उसने जब फ्रांस जो है वो वॉकिंग टूर पे गया था, उसने ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच कल्चर कि वो दोबारा से गया वहां पर। और जब उसने ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसको विटनेस किया तो उसका ये मानना था कि जो लोग इस सूर्योदय के, इस नए फ्रीडम के सूर्योदय के देख रहे हैं उनके लिए ये साक्षात भगवान पाने के बराबर है। तो यूरोप एट दैट टाइम वाज थ्रिल्ड विद जॉय। तो ये कौन सी, वर्ड्सवर्थ यहाँ पर किस चीज को रेफर कर रहा है? तो ये फ्रेंच इज रेफरिंग टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन को वो यहाँ पर रेफर कर रहा है जो हुआ था 1789 में। इसके बाद है ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव, कि ये जो लाइंस हैं ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन पोयम जो कि प्रिल्यूड की फर्स्ट 40 लाइंस हैं उनमें से ली गई है। तो ये है प्रिल्यूड की लाइंस। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, after whose refusal the poet laureateship was conferred on Robert Southey। अब आप पहले इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। कि भाई पहले पोएट रॉबर्ट साउदे को सक्सीड, रॉबर्ट साउदे के बाद बना था वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के बाद बना था टेनिसन। लेकिन क्या रॉबर्ट साउदे पोएट लॉरिएट बनने की पहली पसंद था? नहीं, रॉबर्ट साउदे को बनाया गया था क्योंकि इन लिटरेरी जानरा जो वो इसका अगर कविताओं में और उसमें कहें
तो वो इतना कोई बहुत हाईफाई जो है वो लेवल का नहीं था। तो किसको बनाया जा रहा था पोएट लॉरियट, जो उसने मना करा तो रॉबर्ट साउदे को वो जिम्मेदारी बेचारे को दे दी गई। तो ये बनाया जा रहा था सर वॉल्टर स्कॉट को, और उनके ये जिम्मेदारी लेने से मना करने पर ये जिम्मेदारी कन्फर कर दी गई रॉबर्ट साउदे पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक मैंने आपको विक्टोरियन एज जब पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको एक चीज ये बताई थी कि क्वीन विक्टोरिया 1837 में गद्दी पर आई थी जब वो 18 साल की थी, और 1901 तक उसने शासन किया। क्वीन विक्टोरिया वो पहली क्वीन थी जिसके शासन काल में ही उस पीरियड को उसका नाम जो है वो दे दिया गया था। तो क्वीन विक्टोरिया भारत की एम्प्रेस, यानी कि एक साथ दो देशों की वो रानी थी। तो उन्हें कब बनाया गया था, भारत की एम्प्रेस कब डिक्लेयर करा गया था, दैट वाज इन 1876। तो ये क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चंस करा दिए हैं, कोशिश तो यही है 10 और करा दूं। तो ये देख लीजिए आप लोग, फिर मेरा हाथ बहुत तेज से चलेगा। कल कोशिश करूंगी कि सेशन लंबा हो जाए, 30-35 के अराउंड क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, डार्विन्स द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज challenges the Dynasts is an epic drama by Hardy, deals with चलिए पहले ये मैं करवाती हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लेती हूँ। डार्विन्स द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज चैलेंजेस, ये मैंने आपको बताया था कि विक्टोरियन एज एक एज थी जिसमें
बहुत से सारे रेवोल्यूशंस हुए थे, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज हुआ था, यानी कि रिलीजन के मामले में, कंजुगल रिलेशंस के मामले में, पॉलिटिक्स के मामले में। और सबसे पहली बात है, जब डार्विन का ये बुक आई थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, तो इसने किस चीज को चैलेंज किया? इसने चैलेंज किया था उस कॉन्सेप्ट को, बाइबल के उस कॉन्सेप्ट को कि वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ गॉड, कि हम भगवान की संतान हैं, हमें सीधा भगवान ने जैसे हम दिखते हैं ऐसे ही हमें बना के जो है वो भेजा है। तो उसने बताया कि वी आर मेड ऑफ सेल्स, कि हम जो है सेल्स से जो है वो बने, वी आर मेड फ्रॉम सेल्स। और कैसे जो है वो धरती पर जीवन का जो है वो उत्पत्ति हुई। तो इस डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज चैलेंज जो करती है, वो चैलेंज करती है, मैंने अभी आपको बताया, बिब्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, द नेक्स्ट थिंग इज, अब ये आता है, ये हार्डी का ड्रामा है द डायनेस्ट। हार्डी जो कि विक्टोरियन एज और मॉडर्न एज दोनों का ही जो है वो नॉवलिस्ट माना जाता है। हार्डी जिसकी फिलॉसफी थी कि चांस, डेस्टिनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ मेन एंड वी आर जस्ट पपेट्स। हार्डी से मुझे याद आया कि शेक्सपियर को उसने अपने इस वर्क में कोट करा है, एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज आर वी टू गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। ये लाइंस किंग लियर की लाइंस हैं और हार्डी ने ये लाइंस यूज करी हैं चेस ऑफ द d'Urberville में। और डायनेस्ट जो कि हार्डी का एपिक ड्रामा है, वो किस चीज से, सबसे पहली बात जो डायनेस्ट है ये 3 एक्ट्स में है। ये ड्रामा किससे डील करता है? नेपोलियनिक वॉर से, नेपोलियनिक वॉर से डील करता है डायनेस्ट। देखिए the next one is 1798 is taken to be the beginning of romantic era। क्यों 1798 के एरा को रोमांटिक एरा माना जाता है? तो भाई इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बिकॉज ड्यू टू पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स, जिसे ये माना जाता है कि इसी के साथ रोमांटिक एज की शुरुआत हुई। ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, 23 पोएम्स, जो कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के द्वारा लिखी गई है, जिसमें 4 पोएम्स कॉलरिज की और 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की है। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से शुरू होती है और टिंटन एवे पर खत्म होती है। तो पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स हुई थी, इसीलिए इस एज को क्या माना जाता है, इस बुक को ये माना जाता है इसी से रोमांटिक एज की शुरुआत हुई। जैकोबियन एरा, सबसे पहले देखिए जैकब, लैटिन में जैकब मीन्स जेम्स 1 को कहा जाता है जैकब। 1603 से 1625 का जो एरा है वो जैकोबियन एज कहलाता है। क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हुई 1603 में और उनका दूर का जो रिश्तेदार है स्कॉटलैंड का, जो कि जेम्स 6 था और यहाँ पर आकर जेम्स 1 बना, वो गद्दी पर आया और 1603 में वो गद्दी पर बैठा। 1603 से 1625 का समय कहलाता है जैकोबियन एज। तो यहाँ तक कि मैंने आपको 14 क्वेश्चन करवाए, अब थोड़े से क्वेश्चन और ढूंढती हूँ और फिर करवाती हूँ। और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आई एम टेकिंग मच टाइम, मगर मैं क्या करूं। कभी कभी मुझे बहुत अजीब लगता है, क्या करूं मैं। इस समय मेरे पास अच्छा नहीं लगता ना बार बार भी ये कहना। ठीक है, the authorized version of the Bible
was published in 16. Question: Wycliffe's Bible is the translation of (17) Lollard's word means. चलिए अभी ये 19 तक कराती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। देखिए, द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल वॉज पब्लिश्ड इन, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल पब्लिश्ड इन, ऑथराइज्ड वर्जन का आखिर मतलब क्या है, बाइबल का रोल क्या है, क्या भूमिका है बाइबल की, इसके बारे में मैं बता देती हूँ। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बाइबल जो है वो जब 14th सेंचुरी में ब्लैक डेथ की वजह से बहुत से प्रीस्ट मारे गए थे, तो बेपढ़े लिखों को ही प्रीस्ट जो है वो बना दिया गया था। और बाइबल दैट वाज इन लैटिन, तो लैटिन का ट्रांसलेशन हर एक किसी के बस का नहीं था। तो बाइबल से लोग अपने धर्म ग्रंथ को जब अपनी भाषा में नहीं पढ़ पाते तो इट गिव्स वे टू करप्शन, तो इससे बहुत ज्यादा करप्शन जो है वो बढ़ रहा था। तो विक्लीफ ने जो है सबसे पहले बाइबल को ट्रांसलेट करने का बीड़ा जो है वो उठाया था, और उसके बाद काफी बार बाइबल जो है बाइबल को ट्रांसलेट करने का एक पर्पस था कि लोग अपने धर्म ग्रंथ को अपनी भाषा में पढ़ें और उसको जो है वो समझ सके। तो ये जो ऑथराइज्ड वर्जन है, ये ऑथराइज्ड वर्जन आया था 1611 में। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि उस समय इंग्लैंड पे राज था 1603 से 1625 तक जेम्स वन का। तो जेम्स वन एक लर्नेड जो है वो राजा था, उसे वाइजेस्ट फूल कहा जाता है। तो उसने बाइबल को ऑथराइज्ड वर्जन निकलवाया था, यानी कि बाइबल को ऑथराइज कर दिया था कि हर कोई इसे पढ़ सके, और उस बाइबल को सभी के लिए जो है अवेलेबल बना दिया था। तो वो कब आया था कि 1611 में। तो ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल केम इन 1611। विक्लीफ की जो बाइबल है वो किस चीज की ट्रांसलेशन है, अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही पूछ रही थी। ओल्ड टेस्टामेंट को उसने जो है वो ट्रांसलेट करा है, ट्रांसलेट ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है, उसने जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट को विक्लीफ ने ट्रांसलेट करा है। यानी कि बाइबल के दो हैं, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, तो विक्लीफ ने ट्रांसलेट करा है ओल्ड टेस्टामेंट को। अब ये एक वर्ड आता है लॉलार्ड्स, अगर इस वर्ड में कई बार ना ऑप्शंस जो दे रखे होते हैं ना, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहली बात, विक्लीफ के मानने वालों को लॉलार्ड्स कहा जाता है। लॉलार्ड वर्ड पूछा है मैंने, तो हु वर द फॉलोअर्स ऑफ विक्लीफ आर नोन एज लॉलार्ड्स, सही है। लेकिन लॉलार्ड्स का मतलब विक्लीफ के फॉलोअर्स हो वो सही नहीं है, क्योंकि लॉलार्ड्स जो है हिपोक्रेट्स है और मम्बलिंग ऑफ
प्रेयर्स, कि भाई बीड्स का मम्बल करना, मम्बलिंग ऑफ प्रेयर जो है उसे कहा जाता है लॉलार्ड्स। तो लॉलार्ड्स का वर्ड का मीनिंग है मम्बलिंग ऑफ प्रेयर, मम्बलिंग ऑफ बीट्स, मम्बलिंग ऑफ प्रेयर्स। तो लॉलार्ड वर्ड का मतलब है मम्बलिंग ऑफ बीट्स या मम्बलिंग ऑफ प्रेयर्स। अच्छा जी, व्हाट इज मेंट बाय वेसेक्स, अब इसके बारे में भी समझ लीजिए कि हार्डी एक रीजनल नॉवलिस्ट था। रीजनल नॉवलिस्ट का मतलब होता है एक क्षेत्रीय नॉवलिस्ट था। हार्डी ने एक काल्पनिक स्थान की जो है काल्पनिक स्थान को गढ़ा था, अपने कैरेक्टर्स को उसने उसी काल्पनिक स्थानों पर जो है उनकी कहानी जो है वो उन्हीं के आसपास जो है वो घूमती थी। तो वेसेक्स क्या है, मेंट बाय वेसेक्स, वेसेक्स जो है एक इमेजिनरी जगह है जो हार्डी के द्वारा एक इमेजिनरी रीजन क्रिएटेड बाय हार्डी, इसीलिए हार्डी को रीजनल नॉवलिस्ट कहा जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ के आर के नारायण रीजनल नॉवलिस्ट कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने जो रीजन क्रिएट करा है वो है मालगुडी। ऐसे ही हार्डी ने क्रिएट करा था वेसेक्स। अब आता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मैंने आपको बताया था विचारों की श्रृंखला। इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस को मॉडर्न राइटर्स ने यूज करा है और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को साइकोलॉजी में सबसे पहले यूज करने वाले थे विलियम जेम्स, जिन्होंने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में इसे यूज जो है वो किया। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस बहुत हैं और बाकी मैं कल समय से इसके ऊपर सीरीज बनाऊंगी और आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। मैं अभी सामने से हट जाती हूँ, आप लोग देख लीजिए। और आप लोगों के रिस्पांस, ओवरवेलमिंग रिस्पांस की वजह से ही मैंने इस सीरीज को कंटिन्यू करा है। अभी कुछ दिन मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को एमसीक्यूज ही करवाऊं। आई प्रॉमिस कल मैं बहुत सारे एमसीक्यूज आप लोगों को करवाऊंगी। और मेरी राइटिंग जो है बहुत गंदी हो गई है इस समय, तो उसके लिए जो है फिर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी लिखा है। थोड़ा सपोर्ट आप लोगों का मिलता रहेगा, थोड़े से पैसे मैं भी और कमा लूंगी, जो मेरे इससे नहीं मेरे अपने काम से। तो मैं जरूर जो है वो बहुत जल्द ही स्मार्ट बोर्ड ले लूंगी, अगर ऊपर वाले की कृपा बनी रहे तो जल्दी ही स्मार्ट बोर्ड ले लूंगी। तो फिर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ जो है वो करवाया करूंगी। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल। लाइक और शेयर के लिए ना मुझे कहना अच्छा नहीं लगता। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, नहीं अच्छा लगे तो जैसे एक कोई आकर फटते नहीं नजर का टीका लगा जाता है, 2-4 डिसलाइक्स तो मेरे पे होते ही होते हैं, तो वो कर देना जैसी आपकी बंद करे।